स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में। ये हमारा सेट 1 है सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले हमने सामाजिक का और पेपर भी डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमने इंग्लिश के भी काफ़ी सारे सेट डाल दिए हैं, विज्ञान का भी डाल दिया है, गणित के भी काफ़ी सारे सेट डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, उसमें आप ज़रूर देखें। और आपको सभी सेट सॉल्व करने हैं। कोई भी सेट आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके ज़िले में आ सकता है, क्योंकि हर ज़िले में अलग पेपर होने वाला है। तो आपको सभी सेट सॉल्व करने हैं। जितने भी पेपर आपको मिलेंगे सब आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सामाजिक विज्ञान का पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के अंतिम वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा, सर्वप्रथम भारत आने वाले पश्चिमी ताकत पुर्तगाली। शेर मैसूर किस नाम से जाने जाते हैं? टीपू सुल्तान के नाम से। प्रश्न नंबर 4 गलत है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? जयपुर में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर के डबौक में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था, 2005 में किया था। प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया? अनुच्छेद 17 में। 1857 से सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ में। कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है संसद की। प्रश्न नंबर 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, राजस्थान स्थापना दिवस है 30 मार्च। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहलाती है, कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात डूंगरपुर जिले में है। और भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, हाँ या ना में उत्तर देना है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ, गलत है। आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म था, गलत है। 1857 से गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा, बिल्कुल सही है। अब है प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम बताने हैं। तो हथकरघा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, चरम उद्योग, मिट्टी के बर्तन का उद्योग। प्रश्न 14 है, 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रमुख केंद्र कौन से थे? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वर्तमान हरियाणा और राजस्थान के कुछ भाग और हिस्से। प्रश्न 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ घटित हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटित हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, घुमंतू किसानों की 2 विशेषताएं लिखिए। ये झूम खेती करते हैं, ये लोग एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे। प्रश्न नंबर 17 है, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली 2 योजनाओं के बारे में बताना है। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगला है स्वावलंबन योजना। प्रश्न नंबर 18 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह किस बात पर जोर देता था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और यह दूसरों की सेवा व परोपकार पर जोर देता था। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? समझाना है। पहला देखिए, कंपनी द्वारा राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। अगला, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। अगला, सामान्य जनता की अप्रसन्नता। अगला, राज्यों के अधिक मामलों में हस्तक्षेप। प्रश्न 20 है, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी जांच के आधार पर मामले का विचार टिका होता है। इसलिए पुलिस का यह कर्तव्य है कि वे अपराध की जांच तीव्र गति और निष्पक्षता से करे, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 21 है, ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं सब बताया हुआ है इस चार्ट में, आपके किताब का ही चार्ट है। खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन, कोयला और जल विद्युत। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। इसके लाभ हानि सब बताई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आसानी से परिवहन, पेट्रोल, रसायन उद्योग का आधार,
हानि लिखी हुई है। लाभ देखिए प्राकृतिक गैस के, आसानी से परिवहन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। ईंधन देखिए सुप्राय और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरित करने में उपयुक्त होता है। जल विद्युत प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है और सस्ता भी होता है। तो ये हमारे परंपरागत स्रोत थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, भूस्खलन किसे कहते हैं और इसे रोकने के बारे में बताना है। देखते हैं। देखिए, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह के कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय भी है। और रोकने की आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्राविधियाँ निम्न है। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों में मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना चाहिए। इस प्रकार इन क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए थोड़ा छोड़ा जा सके। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार बनाना चाहिए। भूस्खलन को रोकने की सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना कम भूस्खलन होगा। सतही अपवाह तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। देखिए, ये था हमारा पूरा उत्तर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, बताना है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। इससे अपने कार्य की शक्तियां सीधे संविधान से मिलती है। साथ ही न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा विमुक्ति भी सरकार का दखल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24 है, कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिखाए गए हैं या दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, समझाने हैं। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार को निम्न प्रकार से हैं, या किताब में दे रखा है बच्चों। देखिए, समानता का अधिकार है पहला। कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर और सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, या और ज़्यादा बड़ा करना है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। इस अधिकार में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक लिख सकते हैं आप, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में आने जाने या रहने या कोई व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने के अधिकार शामिल हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है मानव व्यापार, जबरिया श्रम या फिर 14 वर्ष से कम की उम्र में बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। प्रश्न नंबर 4 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा या धर्म के अनुसार उसका प्रसार करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 5 है, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है उस राज्य में उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखना है। देखिए, देखते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 के भारत के तत्कालीन वायसरॉय करजन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है।
अगला देखिए, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट करना है। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता संसाधनों की सत्कर्तापूर्वक उपयोग करना है और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। यदि हम संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतोत्पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। कागज को व्यर्थ खर्च न करना, जल व विद्युत का उपयोग मितव्ययता से करना, प्लास्टिक का उपयोग न करना कम करना, पेड़ पौधों अधिक से अधिक लगाना और उनकी देखभाल करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण करने में मदद कर सकते हैं ताकि भविष्य में सभी को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो सकें। प्रश्न नंबर 27 देखिए, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। अरब सागर, मुंबई, कोलकाता, कर्क रेखा, गोवा और जम्मू कश्मीर। तो आइए देखते हैं मैप। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागर। अरब सागर है ये वाला जो नीला पार्ट है पूरा, ये अरब सागर होता है, ये अरब सागर हो जाएगा। उसके बाद में हमें एक गोवा देखना है। ये गोवा देखिए, यहाँ पे ये बिंदु जो दे रखा है ये गोवा है। और हमें क्या पूछा गया था देखते हैं, मुंबई, कोलकाता और जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर है ये नीला वाला पार्ट, जो नीला नीला दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, गोवा मैंने बता ही दिया है, महाराष्ट्र में मुंबई है। अब हमें कर्क रेखा बतानी है। कर्क रेखा देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, हल्का सा राजस्थान में से होती हुई, मध्य प्रदेश से होती हुई, इस तरह से आपको बनानी है कर्क रेखा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा पेपर कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का। इसी प्रकार अब अन्य भी हमारे पास जैसे ही प्रश्न पत्र आएंगे आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। और आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप एक साथ सभी प्रश्न पत्र को हल कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाइए और देखिए सभी प्रश्न पत्र सभी विषयों के। धन्यवाद।